आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मीडिया के तमाम साथी, तमाम दोस्त, आप सबको बहुत शुक्रिया। हम लोग आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, आईसा और आरवाईए के बैनर से बुलाए हैं। आप भी जानते हैं कि बिहार में आईसा और आरवाईए जेनजी राइजिंग कैंपेन के तहत पूरे बिहार में छात्र और युवाओं का जुटान कर रहा है। छात्र युवाओं का संसद हम लोग बिहार के हर एक विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, जहाँ पे कॉलेज के छात्र, स्कूली छात्र, अभ्यर्थी वहाँ पर मौजूद हो रहे हैं और शिक्षा के सवाल पर आज बिहार पूरी तरह से जागरूक हो रहा है। अपने हक के लिए जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों से लड़ते हुए पटना की सड़कों पर लड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब वो छात्र, नौजवान, वो अभ्यर्थी चाहता है कि शिक्षा में पूरी तरह से परिवर्तन हो, बदलाव हो और सबके लिए बराबर शिक्षा, बेहतर शिक्षा की मांग के लिए अब हर जगह छात्र युवा संसद और संवाद हो रहा है और ये आईसा के बैनर तले हो रहा है। अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि आपको बताने के लिए कि हम लोग बिहार के हर एक विश्वविद्यालय से घूमते हुए, हर एक विश्वविद्यालय के सवाल को उठाते हुए आने वाले 6 तारीख को पटना के इसके मेमोरियल में एक बड़ा जेनजी का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तमाम कह लीजिए कि जिलों से छात्र, नौजवान आने वाले 6 तारीख को पटना के इसके मेमोरियल हॉल में इकट्ठा होने जा रहे हैं। सरकार जिस तरीके से सोच रही है कि शिक्षा को, बिहार की शिक्षा को फॉर ग्रांटेड लेना, अब बिहार का जेनजी और साथ ही साथ जेन अल्फा जो स्कूलों में पढ़ रहा है, जो देख रहा है कि उसके मध्यावधि भोजन की स्थिति क्या है, जो देख रहा है कि पूरी तरह से सुरक्षा का अभाव स्कूलों में है, जो देख रहा है कि उसके स्कूल में ना साइंस के टीचर आ रहे हैं, कहीं ना गणित के टीचर आ रहे हैं, ना कहीं संस्कृत के टीचर आ रहे हैं, कंप्यूटर रूम है लेकिन कंप्यूटर नहीं है, मध्यावधि भोजन में कीड़े निकल रहे हैं, पत्थर निकल रहे हैं। इस स्थिति में पूरे बिहार के स्कूल चल रहे हैं और इसके खिलाफ अलग अलग स्कूलों से छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये सारे छात्र, ये सारे नौजवान, जो सारे अभ्यर्थी आने वाले 6 तारीख को इकट्ठा होंगे, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और एक खुशी की बात है बिहार के लिए कि हमारे साथ आज कॉमरेड दानिश हैं। कॉमरेड दानिश जो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठी वहाँ पर, और उसके साथ इनका परिचय है कि जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ की ये संयुक्त सचिव है। आज बिहार में हर एक जगह दौरे पे हैं, आज पटना में मौजूद हैं, तो ये भी अपनी बात रखेंगी। कॉमरेड अजीत हैं जो आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कॉमरेड प्रसेनजीत जो आईसा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कॉमरेड सबा हैं जो पटना यूनिवर्सिटी की नेत्री हैं, नेता हैं। कॉमरेड विनय हैं जो आरवाईए के पटना के हमारे साथी हैं। तो ये सारे साथी अपनी इस पर बात रखेंगे। बिहार के शिक्षा के सवाल पर आप लोग आए हैं, मौजूद हुए हैं, आप लोग का बहुत शुक्रिया। अब आप देख रहे हैं ये बिहार का जो जेनजी राइजिंग कैंपेन आईसा आरवाईए के द्वारा जो लॉन्च किया गया है पूरे देश भर में, उस बिहार चैप्टर के जरिए आज हम लोगों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। हम लोग, जैसा कि पूर्व वक्ता साथी ने बताया, कि पूरे बिहार भर में हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो बिहार के सवाल हैं, खास करके जो बिहार में लगातार फीस वृद्धि हो रही है, आप सब लोगों ने देखा हर एक विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि ज़बरदस्त हो रहे हैं, सीट कटौती हो रहे हैं, 7.5 CGP जो एक बाध्यता कर दिया गया है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। तो इसके खिलाफ हम लोगों का जो लगातार अभियान चल रहा है, उसी का एक अगला पड़ाव ये अभियान भी है। हम पूरे देश भर में पेपर लीक आंदोलन, जो जंतर मंतर आंदोलन में जो एक मजबूत हस्तक्षेप हम लोगों का रहा, हमारे साथियों जो उस आंदोलन में शामिल रहे, आज पूरे देश भर में जेनजी राइजिंग कैंपेन के जरिए अलग अलग विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, वहाँ के सवालों को उठा रहे हैं। और जो NEP के जरिए जो पूरा शिक्षा को बर्बाद कर देने की जो कोशिश है, रोजगार से वंचित कर देने की जो कोशिश है, पेपर लीक के जरिए परीक्षा को लूट लेने की जो कोशिश है, NTA जैसी भ्रष्ट संस्था के जरिए जो परीक्षा कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो लगातार पेपर लीक के लिए जानी जा रही है, ऐसी संस्था को हर हाल में बंद करने, ख़त्म करने की जो मांग है, इसको आगे बढ़ाते हुए बिहार में हम लोग 6 सितंबर को एक बड़ा महाजुटान पटना के अंदर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होने जा रहा है, जिसमें इस पूरे पेपर लीक आंदोलन, ये जो पूरा जेनजी राइजिंग कैंपेन को नेतृत्व करने वाली जो आईसा के अध्यक्ष हैं कॉमरेड नेहा भी उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी साथियों से, पूरे बिहार भर के छात्र नौजवानों से अपील है, आप तमाम मीडिया के साथियों से अपील है कि इस पूरे हमारे अभियान को में शामिल होइए और इस अभियान को सफल करें। यही अपील है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक को सरकार ने किस कदर बर्बाद किया है, ये सब आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा परीक्षाएं भी साफ सुथरी नहीं हो रही है, परीक्षाओं के अंदर भी भारी टेम्परिंग हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। और रोजगार को तो सरकारों ने आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले कर दिया। हम इस सवाल पर लंबे समय से लड़ रहे हैं और देश भर के छात्र भी इन सवालों को उठा रहे हैं। शिक्षा सुधार के नाम पर सरकार विशेष विद्यालय खोलने के नाम पर बिहार में सिर्फ स्कूल के कमरों को भगवा रंग से रंग रही है और उसमें सरस्वती विद्या निकेतन लिखवा रही है, और यही उनको लगता है कि शिक्षा बदल गया। जबकि स्थिति है कि ना स्कूलों में कमरे हैं, ना लाइब्रेरी है, ना लेबोरेटरी है, और ना ही सही इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है। शिक्षकों की कमी तो पहले से है, वो आज भी है, और नौकरियों का भी वही हालत। सब यहाँ के लोग नौजवान पलायन करने पर मजबूर है, और जो बचे हुए हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको आउटसोर्स कंपनी के हवाले कर दिया जा रहा है। अभी हाल ही में एक खुलासा हुआ है कि उर्मिला कंपनी में काम देने के एवज में भी नौजवानों से पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये बिहार की स्थिति है। बिहार की स्थिति को हम लोग बदलना चाहते हैं। इसके लिए आईसा और आरवाईए पूरे राज्य में अभियान में है। हम शिक्षा सुधारो, स्कूल ठीक करो, ये अभियान चला रहे हैं। उच्च शिक्षा के सुधार की लड़ाई तो हम लड़ेंगे। यूनिवर्सिटी में 7.5 CGPA से लेकर के लेक्चरर की बहाली, और जो डिग्री कॉलेजेस खोले गए हैं सरकार के द्वारा 211 पूरे बिहार के अंदर, वो 4-4 कमरों में खोले गए हैं। साफ तौर पे ये दिख रहा है कि वो 4 कमरों में डिग्री कॉलेज खोल करके सरकार कौन से शिक्षा के मॉडल को प्रस्तुत करना चाहती है देश के सामने। तो चुटकुला हो गया, ये तो चुटकुला हो गया। पूरा बिहार एक चुटकुला में फंसा दिया इस मौजूदा सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, कि बिहार अब ऐसे कॉलेज के बारे में जाना जाएगा जहां कॉलेज तो हैं लेकिन ना बिल्डिंग है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लेक्चरर है, ना प्रोफेसर है, ना टीचर है, ना बेंच है, ना कुर्सी है, कुछ भी नहीं है। कॉलेज है, उसमें होता क्या भाई? ये चुटकुला बन गया बिहार का शिक्षा व्यवस्था। तो इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने और नौकरियों को आउटसोर्स के हवाले करने के खिलाफ हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। बिहार के आधे विश्वविद्यालयों में हम लोग घूम चुके हैं। कल ही BN मंडल में कार्यक्रम है और लगातार कार्यक्रम चलेगा, और हम जा रहे हैं तो छात्रों के आंखों में गुस्सा दिख रहा है। हमने सबसे बोला कि लड़ाई शुरू हुई है। गर्दनी बाग में भी बच्चे बैठे हुए हैं, हम उनके भी समर्थन में। BPSC के बच्चे बैठे हैं, TRE 4 वाले बैठे हैं, शोध वाले बैठे हैं। वो लड़ाई चल रही है, और बिहार भी एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। बिहार का JNG भी जग चुका है। 22 को उनका प्रोटेस्ट आपने देखा ही होगा। और अब गांव-गांव में बच्चे, नौजवान अपने स्कूलों को ठीक करने के लिए, शिक्षा को बेहतर करने के लिए आगे निकलेंगे। और हमने उनसे कहा है कि हम मजबूती के साथ पूरी आईसा और आरवाईए आपके साथ रहेगी। आप निकलिए अपने घरों से, अब अपने स्कूलों को सुधारिए, उसको ठीक करिए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इसलिए शिक्षा पाने की जो पहली सीढ़ी है वही अगर सही नहीं होगी तो फिर हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसलिए पूरा अभियान हमारा चल रहा है। इसी अभियान के क्रम में 6 तारीख को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जहाँ ये शिक्षा सुधार जो आंदोलन है, जो पेपर लीक हुआ, जिसकी नेत्री नेहा जो है वो उसमें शिरकत करेंगे। और कई सारे, बाद में आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा कि और भी कई सारे लोग जो दिल्ली आंदोलन में शामिल रहे, जो सिंपथाइजर रहे आंदोलन के, उसमें से कई सारी बड़ी हस्तियां, नामचीन हस्तियां उस कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपके माध्यम से हम बिहार के छात्रों, नौजवानों को अपील भी करना चाहते हैं कि वो 6 तारीख को जरूर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शामिल हो, और शामिल होकर शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को मजबूत करें। में जो सवाल उठाने वाले छात्र हैं, जिनको दिल्ली से मोदी जी दिमागी नक्सल भी कहते हैं, उन सब से आज मैं मुखातिब हूँ। हमारे कैंपेन का नाम है जेनजी राइजिंग। जेनजी के राइज का जो पहला फेज था वो हो गया है, जेनजी राइज कर चुका है। इस सरकार की तमाम कोशिशों के बाद कि पॉलिटिकल स्पेस को घटाया जाए, छात्रों के अंदर जो पॉलिटिकल चेतना होती है, सवाल पूछने की जो चेतना होती है, उसको दबाया जाए, उसके खिलाफ पिछले कुछ महीनों में छात्रों ने, जेनजी ने, जेन अल्फा ने इतिहास लिखा, और उन्होंने, आप कहिए कि राइज किया, उनका उभार हुआ। इस उभार के बाद अब हम इसके दूसरे चरण में आ गए हैं, और दूसरे चरण में अब ये उभरा हुआ जेनजी और आगे बढ़ रहा है। एक पेपर लीक के मुद्दे से, कॉकरोच शब्द बोलने के, उससे जो एक रूपता, एक आइडेंटिफिकेशन किया जेनजी ने, उससे आगे बढ़ के अब वो ये जो सारे सवाल हैं शिक्षा और रोजगार के, उनको उठा रहा है। ये दिखा रहा है कि हम चुप नहीं हुए हैं, हम अब जाग गए हैं। किसी एक मुद्दे के लिए नहीं जागे थे, किसी एक के इस्तीफे से हम शांत नहीं होंगे, हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं।
पटना में, बिहार में देखिए आज कोशिश हो रही है कि यूनिवर्सिटी जो हम आते हैं सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों में जाते हैं, सस्ते में पढ़ पाए, वहां अगर यूजी के लिए जाएं तो पीएचडी करके वापस आए, इसी मंशा से जाते हैं छात्र और बहुत मेहनत करके अलग अलग जिलों के अच्छे विश्वविद्यालय या पटना विश्वविद्यालय एक ड्रीम कॉलेज आ पाते हैं। और वहां कोशिश हो रही है कि आज यूजी और पीजी की पढ़ाई को अलग कर दिया जाए, पीएचडी के लिए जो प्रमुख एग्जाम होते हैं, पैट है, बेट है, उनको खत्म कर दिया गया है, वो नदारद है। इसलिए शिक्षा को जो ये पूरी तरह से बिगाड़ देने की कोशिश है कि शिक्षा का जो आइडिया है कि आप सवाल पूछें, आप अपना समय कैंपस में बिताएं, आप स्वायत्ता समझें, आप सहमति असहमति दर्ज करना सीखें, उस पर सीधा हमला है और इसको अभी का जेनजी नहीं सहेगा। हमारे जेनजी राइजिंग का जो कैंपेन है और जो प्रोग्राम है 6 सितंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बिहार भर में शिक्षा का चाहे एक छोटा सवाल हो कि एक स्कूल में कमरा क्यों नहीं है क्लासरूम के लिए, या कोई बड़े सवाल हो कि पटना यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 को क्यों निरस्त किया जा रहा है, कॉमन विश्वविद्यालय अधिनियम लाकर यूजी पीजी की पढ़ाई को अलग क्यों किया जा रहा है, यूजी की पढ़ाई को सचिवालय में क्यों भेजा जा रहा है, इन सब पर हम सवाल उठाएं। सारे जेनजी, बिहार के सारे जेन अल्फा, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डाइवर्स मुद्दे लेकर आए और इन सब पर जो बातें शिक्षा पर हमारे देश के संसद में नहीं होती है, बिहार की विधानसभा में नहीं होती है, वो हमारी इंडिपेंडेंट छात्र युवा संसद में होगी। और आरवाईए की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जितने भी मीडिया के साथी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी। और हमने देखा कि पिछले कई महीनों से पूरे देश भर में एक व्यापक आंदोलन छिड़ा हुआ है, पेपर लीक के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे। और बिहार के छात्र जब वो आंदोलन शुरू हुआ, समस्याएं अभी भी हुई हैं, आंदोलन चल रहा है। जैसे कि पटना में एक विद्यालय है, एक भवन में 6 विद्यालय चल रहे हैं, प्राइमरी से लेकर के कंकड़बाग में 4 विद्यालय, यहाँ तक एक महजूर का विद्यालय से 10 साल पहले मैंने सवाल किया था कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसा है, कोई जमीन देने के लिए तैयार। समस्याएं ये है, प्रश्न ये है कि छात्र शासन के समस्या से छात्र जुड़े हैं। देखिए बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि पिछले कई सालों से इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। पिछले कई सालों से जो हमारे साथी इन सवालों को उठा रहे हैं, उसके बावजूद हम यही देखते हैं कि बार बार सरकार के तरफ से यही कहा जाता है कि हमारे पास फंड नहीं आ रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि जो फंड आप लगा देते हैं पूरे देश भर में सरकारों को गिराने में, जो फंड आप करोड़ों करोड़ रुपए लगाकर एमपीज खरीदते हैं, एमएलएज खरीदते हैं, तब आपके पास फंड आ जाता है। वो फंड आप शिक्षा के क्षेत्र में यदि दे देते तो आज हमारे देश में शिक्षा इतनी बदतर स्थिति में नहीं होती, हमारे देश के सरकारी विश्वविद्यालय इतनी बदतर स्थिति में नहीं होते। और दूसरी बात, जो इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं कि कोई जमीनें नहीं दे रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लगता है ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है, सरकार की निकम्मापना के जरिए हम देख सकते हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से आप सरकार में हैं, क्यों आप इस चीज को इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं? वहीं जब गरीबों की जमीनें छीननी होती हैं, आदिवासियों को हमसे विस्थापित करना होता है, तब सरकार तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। अपने पूंजीपति दोस्तों अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों एक एक रुपए में सरकारी जमीनों को बेच दिया जाता है। तब आप ये क्यों नहीं इंश्योर करते कि उन सरकारी जमीनों पे आप एक विश्वविद्यालय खोल दें, आप एक विद्यालय खोल दें? तो मुझे लगता है ये तमाम बहाने सरकार के अब इस नई जनरेशन के लोग जान चुके हैं। तमाम तरह की चीजें हमने देख ली हैं कि हमेशा सरकार आती है, चुनाव का दौर आता है, भाजपा सरकार आएगी, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम स्कीमों के बारे में हमने सुना है। लेकिन उसके बाद उसकी जमीनी हकीकत जब हम जमीनी स्तर पर जाकर देखते हैं तो वो यही है कि आज भी इस देश ने वहां पर तालाब बना हुआ है, लेकिन वहां पे कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। पिछले 1 साल पहले वहां पे एक महिला का बच्चा गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसके बावजूद वहां पर आज भी 1 साल बाद भी बाउंड्री वॉल नहीं बनाई जाती। तो मुझे लगता है ये सरकार की प्रायोरिटी ही नहीं है कि इस देश में सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाए। सरकार की प्रायोरिटी ही नहीं है। आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड आता है, उसको हम कई सालों से डिमांड कर रहे हैं कि उसको बजट का 10वां हिस्सा होना चाहिए। आज आप उसका डेटा निकालेंगे तो वो कुछ 2 से 3% के बीच में आपको मिलेगा, और जो फंड आ भी जा रहा है उसमें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है। तो इन तमाम सवालों पे आज जब इतने सालों बाद ये मौका इस देश में आया है कि तब
हम नौजवान सड़कों पर उतर रहे हैं, इन सवालों को पूछ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम सब साथ में आकर इन लड़ाइयों को लड़ें। सरकार को ये बताएं कि आपकी धांधलियां हो सकता है हमसे पहले की जनरेशन ने बर्दाश्त कर ली हो, लेकिन ये जेनजी उन नाकामियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, जेन अल्फा उन नाकामियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक प्रश्न और है कि जो कल प्रदर्शन होने वाला है, जो राजभवन घेराव का, उसमें 2 प्रदर्शनकर्ता गंभीर रूप से बीमार हैं, एक की हालत ठीक नहीं है। सरकार के पास, सरकार के द्वारा कुछ लोग आए हैं मिलने के लिए और उनकी बात रखी गई, अभी तक सरकार की कोई संवेदना यहाँ तक नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले हमने आज़ादी का जश्न मनाया, 80वां वर्षगांठ मनाया, और उसके बावजूद हमने यही देखा कि 80 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन इस देश में अभी भी एक ऐसी सरकार मौजूद है जो पूरी तरीके से तानाशाही में विश्वास रखती है। एक फासिस्ट रिजीम इस देश में चल रही है, और लगातार हम देखते हैं कि जब भी छात्र या नौजवान सरकार से सवाल पूछता है, और न सिर्फ छात्र या नौजवान, कोई भी तबका, चाहे वो दलित क्यों ना हो, चाहे मुसलमान क्यों ना हो, चाहे आदिवासी क्यों ना हो, चाहे महिलाएं क्यों ना हो, जब भी वो सवाल पूछते हैं तो सरकार पहले तो उनके सवालों को सुनने से इनकार कर देती है। यही गूंगी बहरी सरकार भाजपा आरएसएस की हमने देखा कि जब भी कोई जन आंदोलन इस देश में पनपाए तो उसका गला घोटने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद जब वो आंदोलन अपने चरम पर पहुंच जाता है तो जिस तरीके से लाठी भांजी गई जनता मंतर पे, चाहे बिहार में, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में, इन्हीं तमाम हथकंडों को अपनाकर उन आवाजों को खत्म करने की कोशिश की जाती है। गोदी मीडिया और आईटी सेल को लगा दिया जाता है, पूरा नैरेटिव चलाया जाता है कि जो लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं वो एंटी नेशनल है, वो अर्बन नक्सल है, और अभी एक नया वर्ड जो प्रधानमंत्री मोदी ने इजाद कर लिया कि दिमागी नक्सल है। तो ये तमाम कोशिशें यही दिखाती हैं कि सरकार पूरी तरीके से छात्र विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है, महिला और मुसलमान और दलित विरोधी सरकार इस देश में आज रह रही है। इसी का वजह है कि क्यों आज देश में छात्र और नौजवान मजबूर हैं भूख हड़ताल करने पे, सड़कों पर इतनी गर्मी में इतने दिन तक छात्र और नौजवान मजबूर हो जाते हैं टेंट लगा पे वहां पे बैठते हुए, लेकिन सरकार को सुध नहीं होती, सरकार एक बार जाके उनसे बात करने की कोशिश नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर हम देखते हैं कि मन की बात करने इतने उतारू रहते हैं, लगातार इंस्टाग्राम पे कभी वीडियो डाल देंगे, कभी 80 मिनट का स्पीच वहां लाल किले से जाकर देंगे, लेकिन छात्रों से आकर बात नहीं करेंगे, छात्रों की मांगों को नहीं सुनेंगे। तो इस तरह की सरकार जो हमारी मांगों को सुनने राजी नहीं है, मुझे लगता है कि इस देश में वो वक्त आ गया है कि अब ऐसी सरकार को सत्ता से जाना होगा। जब तक ये सरकार भाजपा आरएसएस की नफरत और हिंसा की सरकार जब तक इस देश से नहीं जाएगी, ऐसे ही हम तमाम छात्र, नौजवान और तमाम इस देश के लोग परेशान होते रहेंगे और अपनी मांगों को रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार सुनेगी नहीं। तो ऐसी सरकार को अब इस देश से जाना होगा। देखिए, इस तरीके का अटैक जो कि आपने मेंशन किया कि सीजेपी के आशुतोष रंका के ऊपर हुआ, जिस तरीके का अटैक, आप देखिए कि कौन लोग थे जो उस अटैक को कर रहे थे। वो भाजपा आरएसएस के भेजे हुए गुंडे थे जिन्होंने उनको वहां पे स्कूल का इंस्पेक्शन नहीं करने दिया। किस तरीके से हमने देखा कि लाइव मीडिया के सामने कैमरास ऑन थे, पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी, उन सबके साथ में रहते हुए भी किस तरीके से उनको मारा गया। वहां पे कुछ महिला साथी थी जिनको चोट आई, एक साथी के बारे में पता चला कि उनका हाथ भी तोड़ दिया गया, पत्थर भी फेंके गए। तो इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की हिंसा भाजपा आरएसएस की सरकार में हमेशा से हो रही है। ये हम देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस देश में शिक्षा के सवाल पे लड़ रहा है, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, इस सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रख रहा है, उन तमाम लोगों पे इस तरह के अटैक हो रहे हैं। झारखंड में बीते दिनों हमने देखा कि जब कॉमरेड नेहा विधानसभा मार्च में वहां पर भाग लेने के लिए पहुंची तो किस तरीके से वही भाजपा आरएसएस द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति आता है, उन पर स्याही फेंक देता है। तो ये तमाम तरह के अटैक हो रहे हैं। ये अटैक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि समझने की जरूरत है कि भाजपा सरकार पूरी तरीके से डर गई है। उनको इस बात का डर है कि आज के छात्र और नौजवान इतने जागरूक कैसे हो रहे हैं, कैसे आके हमसे सवाल पूछ ले रहे हैं, कैसे आके सरकारी स्कूलों के इंस्पेक्शन कर ले रहे हैं, क्यों उनसे उनकी पेपर लीक की धांधलियों का इस तरीके से खुलासा कर दे रहे हैं। तो ये सरकार जो डरी हुई है, उनका डर दिख रहा है कि किस तरीके से पहले तो आपने आंदोलनों पे पुलिस के जरिए इतना लाठीचार्ज किया, लोगों को जेल में भेजा, और अब आप इस तरीके से गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपकी इस तरह की नफरत और हिंसा की राजनीति को इस देश का युवा जान चुका है, और बार बार हम पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि हम आपकी इस नफरत की राजनीति, इस हिंसा की राजनीति, आपके पुलिस के डंडे, आपकी जेलों, इन तमाम चीजों से हम डरने वाले नहीं हैं। अब
वक्त आ गया है कि पिछले कई सालों से इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो कचरा फैलाया गया है, जिस तरीके की बदहाली की गई है, उस कचरे को साफ किया जाए, उस बदहाली को ठीक किया जाए। और हमारे सामने कितने भी रोड़े लगाने की कोशिश करें, कितनी ही मुश्किलें लगाने की कोशिश करें, लेकिन अब इस देश का छात्र नौजवान नहीं डरने वाला, नहीं रुकने वाला। और आइसा खास तौर पे इस लड़ाई को हमेशा से आगे लेकर जाता रहा है और आगे भी हम इन लड़ाइयों को लेकर जाएंगे। भाजपा चाहे कितनी ही कोशिश कर ले हमें डराने की, लेकिन ना हम पहले डरे थे, ना हम आज डर रहे हैं, ना हम आगे डरेंगे। अच्छा, आपने जैसे कि 17 दिनों का वहाँ पर वनवासी का तो आपने अकाउंटेबिलिटी टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिला। 18वां दिन है कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए, क्या लग रहा है कि क्या जंतर मंदिर जैसी व्यापकता क्या बिहार के आंदोलन में देखने को नहीं मिलेगी? 18 दिन भूखे प्यासे बैठे हुए। देखिए, बिल्कुल बिहार में जो हमारे साथी यहाँ पे गर्दनी बाग में, पटना में खास तौर पे बैठे हुए हैं, लंबे समय से भूख हड़ताल पे कुछ साथी बैठे हैं, तमाम तरह के सवाल हैं। 70वीं बीपीएससी में किस तरीके से धांधली हुई, बीएसएससी का सवाल है, बेट का सवाल है, टीआरई 4 का सवाल है। इन तमाम सवालों पे एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और हमारी तरफ से पूरी तरह से सॉलिडारिटी है। हमारे आइसा बिहार यूनिट के साथी वहाँ पहले दिन से मौजूद हैं, अभी भी वहाँ पर मौजूद होकर लड़ रहे हैं। और हम यही बोलेंगे कि जब जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, तमाम तरह के नैरेटिव वहां भी बनाए जा रहे थे। पहले दिन से बोला जा रहा था कि आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। बार बार गोदी मीडिया ये नैरेटिव चलाती थी कि लोग वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। वहां उस समय जो शिक्षा मंत्री थे, जिनको हटाया गया अपनी गद्दी से, वो कहते थे कि दहशतगर्दों की बी टीम पहुंची है। छात्र सड़कों पर आकर, तमाम नौजवान सड़कों पे आकर लड़ रहे थे, अपनी अपनी सरकारों से सवाल पूछ रहे थे। तो ये तमाम चीजें हमने पिछले कई दिनों से देखी। जंतर मंतर पे एक सफल आंदोलन रहा जिसमें आइसा ने एक बहुत ही नेतृत्व वाली भूमिका अदा की और उस आंदोलन के बाद हमने इंश्योर किया कि इस देश में शिक्षा के सवाल पर जवाबदेही सरकार को देनी होगी और इसी के तहत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उसके बाद हम बार बार यही बोल रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पूरी व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है और उसी के लिए आज हम आइसा आरवाईए की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बिहार के अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर हम छात्रों से बात करें, उनकी बात सुने कि किन समस्याओं से छात्र और नौजवान बिहार में जूझ रहा है। इसी के तहत सबसे पहले सिवान से हमने दौरा शुरू किया। सिवान में हम जानते हैं कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया बिहार बंद के कॉल के वक्त, उस समय किस तरीके से सिवान में सरकार के द्वारा AK-47 की गोली दाग दी जाती है। 3 छात्रों से हम वहां जाकर मिले जिनको गोली की वजह से चोटें आई हैं, वो वहां पर जख्मी हुए और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से बिहार में इतनी गुंडागर्दी का राज चल रहा है। भाजपा सरकार सम्राट चौधरी के अंदर इस तरीके की गवर्नेंस चला रखी है जहां पे छात्रों पे गोली चला दी जाती है। गोली लगने के बाद घसीटते हुए पुलिस उनको पुलिस स्टेशन पे लेकर जाती है, वहां भी उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें गाली गलौज किया जाता है उनके साथ। तो ये इस सरकार में हो रहा है। उसके बाद से लगातार आरा में एक कार्यक्रम लिया गया, हम बेतिया भी पहुंचे, हम छपरा गए, वहां पे यूनिवर्सिटी में हमें पता चला कि किस तरीके से सेशन लीड की समस्या से छात्र वहां पे गुजर रहे हैं। 2 साल की डिग्री को कंप्लीट करने में 4 साल लग जाता है, कभी 6 साल लग जाता है। लगातार छात्रों से तमाम चीजों के लिए पैसा खाया जाता है। हर जगह हम यही देख रहे हैं कि पूरे बिहार में सरकारी स्कूलों की क्या कंडीशन है, सरकारी विश्वविद्यालयों की क्या कंडीशन है। ना प्रोफेसर टाइम पे वहां पर मौजूद होते हैं, ना फीस उनकी कम होती है, लगातार फीस वृद्धि हम हर जगह देख रहे हैं, सीट कट हम हर जगह देख रहे हैं। तो छात्र और नौजवान हर तरह से न सिर्फ बिहार में, पूरे देश भर में आप परेशान हो रखा है। कल हम आइसा आरवाईए की तरफ से कार्यक्रम लेते हुए दरभंगा पहुंचे और दरभंगा में हमने छात्रों से विश्वविद्यालय में जाकर बातचीत की। उसके बाद देकुली में एक हम स्कूल पहुंचे, सरकारी स्कूल, वहां पर जाके हमने निरीक्षण किया और वहां हमने देखा कि कैसे एक ऐसा स्कूल जहां पे पहली से लेके 12वीं तक की क्लासेस लगती हैं, उस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 4 क्लासरूम ही उपलब्ध हैं और इसकी वजह से उस स्कूल को 2 शिफ्ट में लगाया जाता है। क्लासरूम की कंडीशन भी ये है कि वहाँ ना ढंग से टेबल कुर्सी छात्रों को मुहैया करवाई जाती है, टिन शेड वहाँ पर लगा हुआ है और आप देखिए कितनी भारी गर्मी में कैसे एक बच्चा वहाँ पे अच्छी तरीके से बैठकर पढ़ाई कर पाएगा। तो एक तरफ भाजपा सरकार बिहार में बोलती है कि वो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम हकीकत देखते हैं तो हकीकत ये है कि हमारे सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि जहां पर बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। न प्लेग्राउंड की व्यवस्था होती है, न लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है, न लैब की व्यवस्था होती है और लगातार इसी तरीके से हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, फंड नहीं दिया जा रहा है स्कूलों को। और इन्हीं समस्याओं को लेते हुए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सवाल नहीं है, मैं
वापस से बोलूंगी कि सवाल है शिक्षा को बेहतर बनाने का। सवाल इस बात का है कि इस देश में सस्ती और बेहतर शिक्षा हर एक बच्चे को मिल सके, खासतौर पे पिछड़े तबके से आने वाले बच्चों को मिल सके। इसकी लड़ाई अब हम इस देश में लड़ रहे हैं। आने वाली 6 तारीख को पटना में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें हमारी आइसा की नेशनल प्रेसिडेंट कॉमरेड नेहा बोरा वहां पर मौजूद रहने वाली हैं। वो वहां पर आएंगी, छात्रों से बात करेंगी और हम सब मिलके इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे, सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे और साथ में मिलकर ये तय करेंगे कि कैसे इन लड़ाइयों को हमें आगे लेकर जाना है। और मैं आखिर में यही बोलूँगी कि आज इस देश में, इस देश का छात्र और नौजवान पूरी तरीके से जाग चुका है। जब हम जेनजी राइजिंग की बात करते हैं तो हम यही बोल रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो देश में भ्रष्टाचार चलाया गया, जो नफरत की राजनीति चलाई गई, जो हिंसा की राजनीति चलाई गई, आज का जो नया जनरेशन है जिसको हम जेनजी कहते हैं, उस राजनीति को, भाजपा आरएसएस की उस राजनीति को हम पूरी तरीके से नकारते हैं। अब हम अपनी शिक्षा के सवाल पर भी लड़ेंगे, अपने रोजगार के सवाल पे भी लड़ेंगे और न सिर्फ इस देश का जेनजी बल्कि जैन अल्फा भी, जो कि स्कूलों में पढ़ रहा है, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि उनके स्कूलों की कितनी बदतर स्थिति इस देश में हो रखी है। वो भी आप देखिए कि लगातार कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों में इकट्ठा हो रहे हैं, अपने प्रिंसिपल से सवाल पूछ रहे हैं, अपने शहर के डीएम से सवाल पूछ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये लड़ाई हमें साथ मिलकर लड़नी है, चाहे जेनजी की लड़ाई हो, चाहे जैन अल्फा की लड़ाई हो। ये तमाम लड़ाइयाँ, ये तमाम संघर्ष तभी मुकम्मल हो सकते हैं, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हम सब साथ में आकर इन लड़ाइयों को लड़ेंगे। और आइसा आरवाईए हमेशा से रोजगार के सवाल को, शिक्षा के सवाल को उठाता रहा है। आने वाले दिनों में न पूरे बिहार में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर हम यही कोशिश करेंगे कि इन सवालों को हम बेहतर तरीके से उठाएं और इस सरकार को, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का घमंड तोड़ा गया है, उसी तरीके से हर उस मंत्री, हर उस भ्रष्टाचारी मंत्री, निकम्मे मंत्री का घमंड इस देश में टूटे, एक जवाबदेही की परंपरा एक लोकतांत्रिक देश में वापस से लाई जाए और शिक्षा को बेहतर करने की लड़ाई को और मजबूत किया जाए।